Good morning to all of you and welcome to the live class of science class 6. तो बच्चों आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए कहता है टू मेजर द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन को किस प्रकार मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले कहता है द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, जो कुछ ऐसी सावधानी है जो हमें बरतनी चाहिए, खास करके जब हम किसी स्ट्रेट लाइन को मेजर करते हैं। तो कहता है अवॉइड यूजिंग द जीरो एंड ऑफ द स्केल, मतलब अगर हम स्केल की सहायता से ही मेजर करते हैं ज़्यादातर, तो अगर हम स्केल का उपयोग कर रहे हैं किसी भी लंबाई को मेज़र करने के लिए, लेंथ को मेज़र करने के लिए, तो इस कंडीशन में हमेशा आपको एक सावधानी बरतनी होगी, और वो ये है कि हमें जीरो से स्केलिंग नहीं करनी, ठीक है। अक्सर या प्रायः यह देखा जाता है कि जो स्केल होते हैं अक्सर उसमें जो स्केल का जो ये कॉर्नर होता है, इसमें जैसे जीरो अगर यहाँ से है तो कभी कभी जीरो का सही पोजीशन हमें पता नहीं चल पाता है एग्जैक्टली, जिसके कारण मेजरमेंट में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, उसमें कुछ मिलीमीटर का फर्क आ जाता है। तो इसीलिए चूँकि यह घिस भी जाता है और कॉर्नर पर रहने के कारण ये जो स्केल है इसका पॉइंट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो जिस कारण से हम इस पर सही मेजरमेंट फिक्स नहीं कर पाते हैं। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम जीरो के आगे जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो हमें वहाँ से स्केलिंग करनी चाहिए। अगर सपोज कि हमें 2 सेंटीमीटर ही लेना है, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि अगर ये स्केल है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अगर हमें 2 सेंटीमीटर मेजर करना है तो हम लाइन के एक इंड पॉइंट को 1 पर रखेंगे और दूसरे इंड पॉइंट को हम 3 पर रखेंगे। तो हम देखेंगे 1 हाउस एंड 2 हाउस, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा 2 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली बच्चे 0 से मेजर करते हैं, 0 से 2 पर गया तो उसे 2 सेंटीमीटर कह देते हैं, लेकिन जब स्केल बहुत पुराना हो जाए या फिर घिस जाए तो उसमें हमें ये जीरो स्पष्ट नहीं दिख पाता है, जिसके कारण हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमें जीरो से आगे वाले नंबर से ही हमें मेजर करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें एक सटीक लंबाई का पता चल पाएगा और हम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पाएंगे। तो कहता है टेक मेजरमेंट फ्रॉम सम अदर डिवीजन, तो हमें दूसरे डिवीजन से ही हमें मेजर करना चाहिए, जैसे 2 सेंटीमीटर एज शॉन इन फिगर ए, जैसे कि फिगर ए में आपको दर्शाया गया है कि किस तरह से, इधर आप देख सकते हैं 3 फिगर लिए गए हैं, तो उसमें फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी 3 प्रकार के फिगर दर्शाए गए हैं। अगर आप फिगर को अच्छे से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए कि एक स्केल है जिसका दोनों ही एंड पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ब्रेक किया गया है, तोड़ दिया गया है, और उसमें अगर हमें 2 से यानी ए से बी तक का मेजरमेंट फाइंड करना है तो 2 से 5.5 तक लिया गया है। तो 2 से 5.5 का मतलब ये हो गया कि 5.5 माइनस 2 अगर आप करते हैं तो आपको 3.5 प्राप्त होगा, यानी कि किसी भी किसी जो भी वस्तु का आप लेंथ मेजर कर रहे थे अगर वह 2 से 5.5 तक है तो दैट मीन्स कि वह कितना सेंटीमीटर लंबा हो गया। तो 3.5 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5.5 माइनस 2.0 अगर माइनस करते हैं तो हमें 3.5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, यानी कि उस टुकड़े की लंबाई जो है वह 5.5 सेंटीमीटर की, 3.5 सेंटीमीटर की। अब देखिए कहता है नंबर बी, जो प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए, कीप द स्केल एग्जैक्टली अलॉन्ग द लेंथ टू बी मेजर्ड, मतलब अगर किसी भी लंबाई को अगर हम मेजर कर रहे हैं, सपोज इसे अगर मेजर करना हो तो स्केल को जो हम प्लेस करेंगे तो हमेशा सीधा होना चाहिए स्केल, ठीक है, स्केल हमेशा सीधा होना चाहिए, तो ये एक सही तरीका माना जाएगा। और अगर आप किसी भी लेंथ को मेजर कर रहे हैं
और आपने अगर स्केल कुछ इस तरह से रखा है तो यह गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको सही मेजरमेंट प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमेशा स्केल को किसी भी लाइन सेगमेंट के सीध में रखनी है, एकदम बिल्कुल सीधा रखना है, ताकि हमें सही पोजीशन के बाद सही मेजरमेंट भी प्राप्त हो सके। इसके बाद जो थर्ड प्रिकॉशन है यानी सी, कीप योर आई वर्टिकली एबव द पॉइंट, मतलब अपने आँख को जो है किसी भी बिंदु के एकदम वर्टिकल, जैसे सपोज अगर हमें इस पॉइंट को देखना है तो यहाँ हमें बिल्कुल एक सीध में अपने आँख को रखनी चाहिए, ठीक है। ये करेक्ट पोजीशन है, ठीक है। अगर आप एक सीध में रखते हैं तो आपको उस पॉइंट का बिल्कुल सही मेजरमेंट यानी कि दिख जाएगा। और कहता है कि वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन दैट इज एट E2 इन फिगर सी। आप देख सकते हैं फिगर सी, जिसमें कि E2 यह दर्शा रहा है कि वह कितना वर्टिकल, मतलब एक सीध में ऊपर से वो डायरेक्टली देख रहा है तो वो वर्टिकल पोजीशन हुआ। और अगर स्लैंटिंग पोजीशन देखा जाए E1 और E3, ये E1 है और ये E3 है, तो E1 और E3 के पोजीशन में हमें लेंथ के मेजरमेंट में किसी भी लंबाई को मेजर करने में दिक्कतें आएंगी, और यह जो एरर होता है यह सही पोजीशन नहीं बताता है। इसीलिए इस एरर को हम पैरेलैक्स एरर कहते हैं। एक तरह से कहा जाए तो जो ये पोजीशन आप देख रहे हैं यह पोजीशन ही होना चाहिए किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा एंगल बना करके अगर आप देखते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वह आपके मेजरमेंट को फॉल्स कर सकता है, गलत कर सकता है, ठीक है। तो वो इनकरेक्ट माना जाएगा। और इस तरह की जो त्रुटियां होती हैं अक्सर E1 और E3 में, इस तरह की त्रुटि को हम पैरेलैक्स एरर कहते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हमें सही मेजरमेंट प्राप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जिसमें कि 3 प्रिकॉशन बताए गए हैं और इन तीनों प्रिकॉशन को आपको सही से समझना चाहिए। इसके बाद कहता है द बेस्ट वे टू अवॉइड पैरेलैक्स एरर इज टू इधर प्लेस द आई एट E2, यानी अगर आप चाहते हैं कि पैरेलैक्स एरर से बचा जाए तो इसके लिए आपको अपनी आई पोजीशन को E2 के पोजीशन में रखना होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। दैट इज बाय प्लेसिंग द स्केल परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक्चुअली आप कह सकते हैं एक्चुअली कि वो लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, सीध में होना चाहिए। On studying the results carefully, we find that all the measurements are not exactly equal. और जब हम जो भी रिजल्ट्स को अगर केयरफुली अगर हम पढ़े तो हम देखते हैं जो मेजरमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। You will observe that the difference between the maximum and minimum measurement will be more when the measurements are made with a tape than with a wooden scale. अक्सर यह देखा गया है कि जब किसी भी चीज़ की लंबाई को अगर हम टेप यानी फीते की मदद से और दूसरा है वुडन स्केल की मदद से, तो देखिए इन दोनों में ज़्यादा कंपैरेटिव अगर करें तो ज़्यादा बेहतर आपका वुडन स्केल ही माना जाएगा, क्योंकि इसका जो मेजरमेंट होगा वह एक्चुअली सही होगा, ज़्यादा ही करेक्ट होगा। और जो टेप की मदद से जो किसी भी चीज़ का मेजरमेंट निकाला जाता है तो उस टेप की मदद में उसमें क्या होता है कि जैसे आप फीते को पकड़ रहे हो, अगर उसे आप ज़्यादा खींचोगे तो वो थोड़ा फैल जाएगा, ठीक है, और अगर उसे थोड़ा सा लूज करोगे तो वह थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट लेंथ अंदाज़ा मतलब एक तरह से कहा जाए सही लेंथ हमें प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे अगर आप किसी रेडीमेड या कपड़े की दुकान में अगर आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसमें वो एक अनुमानित मतलब एक अनुमान लगाता है कि हाँ चलो इतना सेंटीमीटर है, तो वो इसको लेट कर लिया कि चलो इतना सेंटीमीटर का होगा, बट वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने फीते को लूज पकड़ा हुआ है या उसे टाइटली उसने खींच रखा है। तो इस दोनों ही केस में आपका अलग अलग मेजरमेंट आ सकता है, तो उसे सही नहीं माना जाएगा। इसीलिए वुडन स्केल, तो वुडन स्केल को हम ना ज़्यादा खींच सकते हैं और ना ज़्यादा मतलब उसे ना तो दबा सकते हैं ना उसे खींच सकते हैं, तो जिसके कारण हमें वुडन स्केल पर एक परफेक्ट मेजरमेंट प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया टेप और वुडन स्केल में कंपेयर करना कि किस में ज़्यादा परफेक्ट मेजरमेंट प्राप्त होगा, तो ऑब्वियसली वुडन स्केल में ही प्राप्त होगा। कहता है द रीजन इज दैट द टेप गेट्स एलोंगेटेड व्हेन स्ट्रेच्ड। जब आप देखिए इसका रीजन मैंने बताया ना कि जब टेप को आप खींचते हैं तो वो थोड़ा फैल जाता है, एंड
इट विल बी स्ट्रेच डिफरेंटली बाय डिफरेंट पर्सन, यह अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से खींचा जाता है। सपोज हमने थोड़ा ज़्यादा ही जोर से खींच दिया तो लेंथ बढ़ गया, आपने थोड़ा धीरे से खींचा तो थोड़ा कम हो गया। तो कहते हैं द डिफरेंस इन मेजरमेंट विद द वुडन स्केल इज नॉट ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रेचिंग, इट इज ओनली ड्यू टू ह्यूमन एरर इन मेजरमेंट। और जबकि वुडन स्केल की बात करें तो उसमें एक्चुअली स्केल की मदद, स्केल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, उसके मेजरमेंट में कोई फॉल्स नहीं होता है। हाँ, अगर कोई मेजर कर रहा हो तो सपोज इस पॉइंट से, देखिए पैरेलक्स एरर हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मान लो कि जैसे वुडन स्केल है, ठीक है, इसे ए पोजीशन पर रखना है, बी पोजीशन, सी पोजीशन, डी पोजीशन। अब मान लो यह 5 सेंटीमीटर का सपोज। अब जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने 5 मेजर किया, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। अब इसे उठाकर हम अगर यहाँ से प्लेस करेंगे तो ये बीच का जो पॉइंट है ये गैप चला जाएगा, ठीक है। ये जो गैप है, इस गैप में जरूर कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट छूट ही गया होगा। तो ये ह्यूमन एरर के कारण होता है, जबकि स्केल को ना तो हम फैला सकते हैं ना ही इसे हम दबा सकते हैं। तो इसमें स्केल में किसी प्रकार का जो है इसमें एरर नहीं होता है। वह जो मेजर करने वाले लोग होते हैं एक्चुअली उनमें इस प्रकार का एरर है ना, हो सकता है कि उसने गलत तरीके से उसे मेजर किया। सेकेंड है टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन्स, टू मेथड्स आर यूज्ड व्हिच आर डिस्क्राइब इन द नेक्स्ट 2 एक्टिविटीज। देखिए, अब मान लो कि अभी तक तो हमने स्ट्रेट लाइन को मेजर करने के लिए प्रिकॉशन देखे हैं, उसके तरीके हमने देखे। अब मान लो सपोज कि कोई कर्व लाइन है, ठीक है, कर्व लाइन, अब उसे हम किस प्रकार से हम मेजर करेंगे, तो उसके लिए हम टेप का इस्तेमाल या वुडन स्केल का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 2 अलग अलग मेथड का यूज करना है। एक, सबसे पहले हमें एक धागा लेना है, ठीक है, जैसे मान लो कोई कर्व लाइन है, और उस धागे को क्या करना है कि किसी गम में या किसी ग्लू में उसे भिगो देना है, ठीक है, और उसके बाद उसे धीरे धीरे उस कर्व लाइन पर हमें उसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और जहाँ तक वह कर्व लाइन होगा वहाँ तक धागा लगाइए और उसके बाद धागे को हटा दीजिए। और फिर जो वो धागा है उसे अब आप मेजर कर लें, और अगर वह 5 सेंटीमीटर का आ रहा है तो डेफिनेट वह जो है कर्व लाइन वह भी 5 सेंटीमीटर का ही माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर्व लाइन को मेजर कर सकते हैं एक धागे की मदद से, थ्रेड की मदद से। दूसरा, हम डिवाइडर का यूज कर सकते हैं। डिवाइडर जो आपका बेसिकली ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है, तो उस डिवाइडर की मदद से भी आप छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में आप उसे मेजर कर सकते हैं किसी भी कर्व लाइन को, ठीक है। तो ये 2 एक्टिविटीज़ की मदद से यह बताया गया कि आप किसी भी कर्व लाइन को किस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है। तो आइए, कहता है बाय यूजिंग द मेथड्स गिवन इन एक्टिविटीज 3 and 4 वी कैन मेजर द हाइट और लेंथ ऑफ इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। मतलब जो भी इरेगुलर शेप हैं, जिसका कोई एक सही आकार नहीं, निश्चित आकार नहीं है, तो इस तरह के शेप को हम क्या करते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, इन इक्विपमेंट्स की मदद से हम मेजर कर लेते हैं। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट क्या है, इसे समझिए। सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट यानी वाई इज मेजरमेंट सो इम्पॉर्टेंट, आखिरकार किसी भी चीज़ को मेजर करने की क्या आवश्यकता है, आखिर इतना क्यों ये महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं व्हाट विल हैपन इफ वी कैन नॉट मेजर थिंग्स एंड हैव टू मैनेज विद गेसवर्क। क्या होगा, आप खुद सोच के देखिए कि हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा पाते हैं कि चलो हाँ ये इतना सेंटीमीटर का होगा, ये इतना मीटर का होगा। तो ये गेस करना ये उचित नहीं है किसी भी चीज़ के लेंथ को या किसी भी दूरी को मेजर कर लेना कि चलो हाँ यहाँ से जो है ताजपुर की दूरी हाँ 7 किलोमीटर के आसपास होगी, के आसपास होगी। मतलब हम गेस कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं कि वो 7 किलोमीटर ही है या 8 किलोमीटर, उसे नहीं पता एग्जैक्टली, क्योंकि उसके लिए तो उसे मेजर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत होती है ताकि हम एक एग्जैक्ट, एक पॉइंट, एक सही रिजल्ट प्राप्त कर सकें, ठीक है, एक सही परिणाम प्राप्त हो, इसके लिए हमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत है। कहता है लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एज फॉलो। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि आप चलो इसके द्वारा ये आप अनुमान लगाओ कि आखिर ये क्यों इतना ज़रूरी है।
कहता है व्हेन अ डॉक्टर ट्रीट्स हिज पेशेंट ही ऑलवेज मेजर द क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन टू बी गिवन और द वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंजेक्शन वेरी एक्यूरेटली। आपने अक्सर देखा होगा जब कभी कोई मरीज या जब कोई बीमार पड़ता है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ पीने वाली जो दवाइयाँ होती हैं अक्सर वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं, और साथ ही साथ कुछ इंजेक्शन भी लेते हैं ना, अगर ज़्यादा फीवर या ज़्यादा तबीयत खराब हो तो उसमें एक्यूरेट क्वांटिटी लिखा रहता है कि आपको इसमें से 10 ml लेना है या 20 ml ही लेना है ना। और ये जो मेजरमेंट है एक्यूरेट इसलिए बताया जाता है ताकि इसका एक सही डोज लेने पर वह जल्द से जल्द ठीक हो सके और उसके बॉडी को अच्छे से एडॉप्ट कर जाएगा। अब अगर सपोज मान लो कि अगर उसमें मेजरमेंट नहीं लिखा कि आपको कितनी दवाइयाँ लेनी, आपने पूरा का पूरा बॉटल ही घटक लिया, या फिर मान लो कोई सुई अगर इंजेक्शन लेना है उसमें जो दवाइयाँ दी जाती है तो उसमें जो दवाइयाँ भरी गई अगर मान लो 5 ml ही डालना था, अगर उसमें हमने 10 ml डाल दिया तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। देखिए किसी भी दवा का हैवी डोज अक्सर मनुष्य या इंसान या जानवरों के लिए खतरनाक ही होता है, ठीक है। तो दवाई का जो है एक सही क्वांटिटी होना ज़रूरी है जो हमें लेनी है। तो अगर सही क्वांटिटी में आप दवा ले रहे हैं तो आप जल्द रिकवर हो जाते हैं, और अगर आप उसका गलत तरीके से अगर आप उसको ले रहे हैं, आप उसका हैवी डोज ले रहे हैं तो इसका दुष्परिणाम आपके बॉडी फिगर पर, आपके शरीर पर पड़ेगा, और आप हो सकता है कि उससे और अत्यधिक है ना अस्वस्थ हो सकते हैं। तो इसीलिए मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो in the same manner while conducting an experiment if all the substances are not measured accurately and with a lot of precautions the result may be totally wrong। तो जैसे कभी लेबोरेटरी में या किसी भी प्रयोगशाला में जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें अक्सर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ये देखा जाता है कि जिन चीज़ों को हमें उपयोग में लाना है उनका एक सही क्वांटिटी होना ज़रूरी है, अन्यथा अगर उसका हम गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि इसका गलत परिणाम उन्हें भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए हर चीज़ को मेजर करके ही उपयोग में लानी चाहिए। द रिजल्ट में भी टोटली रॉन्ग मतलब इसका बहुत ही बुरा परिणाम हो सकता है। दस इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट इज इन साइंटिफिक वर्क। तो अब आपको ये जरूर महसूस हो रहा होगा कि किसी भी साइंटिफिक वर्क में ये जो है मेजरमेंट इतना ज़्यादा क्यों प्रभावी है, इतना ज़्यादा क्यों आवश्यक है। साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन इम्प्रूविंग मेजरमेंट टेक्निक्स फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो वैज्ञानिक जो होते हैं वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को एक्यूरेट किस तरह से मेजर करें, तो इसके लिए उनके रिसर्च, उनका जो प्रयास है वो हमेशा जारी रहता है। इन ऑर्डर टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट इज इट इम्पॉर्टेंट टू, सबसे पहले तो जो एक्यूरेट मेजरमेंट है उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, कहता है यूज एन एप्रोप्रिएट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजर करने वाले जो उपकरण हैं वो सही से आपको यूज करना चाहिए, और वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उस पर मार्किंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। एंड दूसरा है नो हाउ टू यूज़ दैट इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली। दूसरा आपको ये भी जानना जरूरी है कि उस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग हम कैसे करें, ठीक है। क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट है तो भी अगर उसका उपयोग आपको नहीं आता है, सपोज एक स्केल है लेकिन आपको स्केल का उपयोग करने नहीं आता है तो फिर भारी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी उपकरण है उसका अगर इस्तेमाल हमें सही से नहीं करना आएगा तो हम किसी भी चीज़ का एक्यूरेट लेंथ या मेजरमेंट सही से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मोशन, ठीक है। तो मोशन जो है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, और फिलहाल आज जो है हम लोग यहीं पर इसे स्टॉप करते हैं। तो व्हाट इज़ मोशन और इसके टाइप्स, मोशन के जो टाइप्स हैं तो कल इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। एंड उम्मीद है कि आप लोगों का ये एक्सरसाइज भी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर पीछे अगर कंप्लीट नहीं किया अपना अपना फेयर वगैरह जो भी है, क्वेश्चन आंसर आपने नहीं बनाए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली अच्छे तरीके से ढंग से बनाएं, ठीक है। और देखिए एग्ज़ाम के लिए मैं थोड़ा सा आपको अभी कोई डेट या कुछ ऐसा इशू नहीं है कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है, बट आपको प्रिपेयर होना चाहिए इसके लिए पहले से। तो सबसे पहले जो सिलेबस में फर्स्ट टर्म में मैंने जो क्वेश्चंस जो दिए थे वो लेसन 1 to 4 था, और इस टर्म में
चूँकि अभी तक कोई एग्ज़ाम का कोई शेड्यूल नहीं बना है या कुछ होना है नहीं होना भी कोई जानकारी नहीं है, तो फ़िलहाल आप लोगों को चूँकि मंथ के अकॉर्डिंग आप लोगों की बुक में 16 एक्सरसाइजेज हैं, तो कम से कम हर महीने आपको 2 एक्सरसाइज के हिसाब से आपको अपना लेसन कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। और लास्टली जब आपके पास टाइम बचता है तो इसका उपयोग आप उसको रिवीजन करने में, है ना, उसको रिमेंबर करने में, और जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंप्लीट करने में, जो आप घर पर छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसमें अपना समय दें। तो ये आपके लिए विज्ञान जो होगा एक वरदान ही होगा, अगर आप इसको अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। अगर एक्सपेरिमेंट आप छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका रुचि जो है विज्ञान की ओर ज़्यादा ही प्रभावित होगा, मतलब उस ओर ज़्यादा चला जाएगा, तो आपको उसमें इंटरेस्ट आना शुरू होगा। इसीलिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए। फ्री टाइम में अगर आप बैठ करके कुछ उटपटांग किताबें पढ़ते हैं, कुछ कहानियों वाली किताबें पढ़ते हैं, तो उससे अच्छा है कि साइंस में कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिन एक्टिविटीज़ को आप पढ़ के घर पर खुद से भी कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, ठीक है। तो बस आज इसी के साथ आज का क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन। तो आप लोग अपना अपना जो है लेसन कंप्लीट कीजिए, और जो आज पढ़ाया गया है इसे एक बार फिर से आप लोग रीड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।